हेलो बच्चों, नीट विद कनु में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक ऐसी वीडियो जो कि बहुत ज़रूरी है। रिज़ल्ट आ चुका है, बच्चों ने डिसाइड कर लिया होगा कि किन्हें ड्रॉप करना है, किन्हें कॉलेज मिल जाएगा और क्या अभी तक का सिनेरियो है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपना मन बना चुके हैं कि हमें नीट करना है और हम ड्रॉप करेंगे। आप लोग में से कितनों को अभी यही नहीं पता होगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस रोड को पकड़ना है कि ये जर्नी हमारी एंड तक कंप्लीट हो। आज का वीडियो आप सबके लिए है, एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, कैसे आप एक गवर्नमेंट कॉलेज का स्कोर पार कर सकेंगे। नीट स्ट्रैटेजी इस तरह होनी चाहिए कि आप उसे एंड तक निभा सकें। आज आप 4 बुक पढ़ लें, 6 बुक पढ़ लें, ये कितना चलेगा? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। लेकिन अगर आपको एंड तक एक ही स्ट्रैटेजी रखनी है तो अभी से एक ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे, इन दी एंड तक आप उसे चला सकें। नीट स्ट्रैटेजी में आपको लास्ट में मैं 5 ऐसे पॉइंट ज़रूर बताऊंगी जो आप आज से लेके एंड तक फॉलो कर पाएंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम वो चीज़ें देख रहे हैं जो हमें ध्यान में रखनी है एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए। क्या रहेंगी वो चीज़ें? आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, मेन थिंग्स टू कीप इन माइंड। ये आपके दिमाग में फिट बैठ जानी चाहिए कि ये जो 6 चीज़ें हैं, अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है तो इन पर वर्क करना पड़ेगा। पहला है 6 से 6.5 घंटे की सेल्फ स्टडी। व्हेन आई टॉक अबाउट सेल्फ स्टडी, इट इंक्लूड ओनली सेल्फ स्टडी। आपका अपना टाइम जो आप बुक्स के साथ देंगे, जो लेक्चर आप देख रहे हैं, जो कोचिंग आप जा रहे हैं, जितना भी आप इधर उधर से कर रहे हैं, उसके अलावा आप अपने आप को एनालाइज करने के लिए अपने आप के साथ क्वेश्चंस करने में, रिवाइज करने में जितना टाइम दे रहे हैं वो हैं ये 6.5 घंटे। आपको अगर हम बात करें, आपको 2 घंटे, कितने? 2 घंटे, ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे अपने वीडियो को देखने में। उसको नोट्स की फॉर्म में उतार रहे हैं, 2 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 1 टीचर 1 बुक, विच मीन्स एक सब्जेक्ट के लिए आप एक ही बुक रखिए और एक ही टीचर रखिए। हद से हद आप 2 ले सकते हैं, जैसे बायोलॉजी में है, बॉटनी जूलॉजी है, आप 2 टीचर ले सकते हैं उनके लिए। केमिस्ट्री में है, आप इनऑर्गेनिक के लिए एक, ऑर्गेनिक के लिए एक, फिजिकल के लिए एक ले सकते हैं। फिजिक्स में आपको 11th किसी से पढ़नी है, 12th किसी से पढ़नी है, लेकिन वो अभी से ही फिक्स कर लीजिए टीचर। ऐसा ना हो कि आप आज किसी का पढ़ रहे हैं, कल किसी का पढ़ रहे हैं। उससे क्या होगा ना, आज आप जिसका पढ़ रहे हैं उसके नोट्स लेंगे, कल दूसरे से पढ़ेंगे, आप सोचेंगे वो चैप्टर कर लेता हूँ। क्या करते हैं जनरली बच्चे? शुरू से शुरू करते हैं और वो लास्ट तक शुरू से ही करते रह जाते हैं, वो एंड तक पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए अभी मेन क्या है पॉइंट, कि आप 6.5 घंटे की सेल्फ स्टडी तब कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आपके पास एक ये टीचर है जिससे आपको पढ़ना है, एक ये टीचर है जिससे आपको नोट्स क्रिएट करने हैं। और नोट्स क्रिएट करने के बाद आप बुक्स, आप सोचते हैं हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। माइंड दिस थिंग, इधर उधर से जितना करोगे उतना आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। नीट के लिए आपको सिर्फ एक बुक चाहिए। एक बुक को 100 बार कर लो, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके आइडियाज़ क्लियर आएंगे। आप एक टाइम में 6 बुक करोगे, आप एक का भी गेन नहीं कर पाओगे। आपको अपने आप को ये बताना होगा कि मैं 6 बुक करके नहीं टॉपर बनूंगा, मैं एक बुक अच्छे से करके, क्योंकि हर बुक में क्वेश्चंस घुमा फिरा के होते हैं, कॉन्सेप्ट सबका सेम ही लगेगा। अगर एक चैप्टर है उससे आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना। क्वेश्चंस घुमाए जा सकते हैं, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। इसीलिए 1 टीचर 1 बुक। अगला है टाइम बाउंड स्टडी। नीट में सबसे बड़ा जो खेल होता है वो होता है टाइम का, टाइम मैनेजमेंट। बच्चे पेपर से आने के बाद क्या बोलते हैं? हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि हमसे टाइम नहीं हो पाया, हम टाइम नहीं बना पाए, हम टाइम की स्ट्रैटेजी नहीं कर पाए। कैसे होगी वो स्ट्रैटेजी?
आप टाइम बाउंड स्टडी करिए, 10-10 मिनट का स्लॉट करिए। आपने एक चैप्टर लिया, पहला पेज लिया, 10 मिनट टाइमर लगा दीजिए, उस 10 मिनट में मुझे ये पेज करना है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, आप एक पेज लेके बैठते हैं, हाईलाइट करेंगे, उसको लिखेंगे, उसमें पॉइंट्स लिखेंगे। आप एक पेज करने के बाद सोचते हैं बहुत पढ़ लिया आपने टाइम वेस्ट किया होता है, प्रोक्रेस्टिनेट किया होता है। ज़्यादा हो रहा है आपको, 1 घंटे का टाइमर लगाओ। जब आप क्वेश्चन करने बैठ रहे हो, आप नीट के हिसाब से बैठो। आप अपने आप को OMR शीट दो, क्वेश्चन बुक आगे रखो, आंसर्स मत देखो, उसके हिसाब से OMR फिल करो। 1 घंटे का टाइम दो, जितने 1 घंटे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे नीट के पेपर में, उतना ही टाइम यहाँ पर दो। वो टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो, OMR फिल करो। इसे बोलते हैं टाइम बाउंड स्टडी। अगर आप कोई फॉर्मूला याद कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला शीट याद कर रहे हैं, तो अपने आप को टाइम दो। मुझे 5 मिनट में इतने फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। जब एक टिक 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 सुई घूमती है ना दिमाग में, तो आप एक प्रेशर में आ दो। उस प्रेशर में आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, और ये प्रेशर आपको तब फील नहीं होगा जब आप नीट दे रहे होंगे। नीट देते हुए आप उस प्रेशर से वाकिफ होंगे। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। मॉक प्रैक्टिस। मॉक प्रैक्टिस से क्या मतलब है? मॉक प्रैक्टिस से मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सकें। आपको एक आइडिया हो जाए कि मैं कैसे डील करूंगा क्वेश्चंस के साथ। मॉक आपको ऐसे नहीं लगाना है, आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका मॉक लगा दिया, नहीं। आप पूरा चैप्टर करने के बाद, हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। मेरे हिसाब से MTG के जो मॉक पेपर्स हैं वो सफिशिएंट हैं आपके लिए, जो मैंने पर्सनली फील किया है। मॉक आप किसी का भी दीजिए, क्वेश्चंस किसी के भी प्रैक्टिस कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। बट मॉक दीजिए। आपका एक चैप्टर, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, हाथ के हाथ मॉक दीजिए। फिर हफ्ते बाद रिवाइज करने के बाद मॉक दीजिए। मिक्स चैप्टर्स के मॉक दीजिए, जैसे मर्जी दीजिए, बट आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की हैबिट में आइए। मेन दिक्कत है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हैबिट में ही नहीं होते हैं। आप क्या सोचते हैं, आप लास्ट में सैम्पल पेपर्स ले लेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे 1 महीने में। 1 महीने में आदत नहीं बनती है। अभी से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत लाइए। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नीट की जर्नी के लिए। अगला है NCERT। NCERT ये समझ लीजिए, ये बाइबल है। NCERT हमारे लिए बाइबल है, ये भूलिएगा मत। NCERT को आप बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट अभी आपने देखा होगा मैं NCERT की ही सीरीज़ कर रही हूँ, PYQ सीरीज़ कर रही हूँ, जिसमें मैं NCERT की लाइन टू लाइन आपको बताती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बना है। NCERT की एक एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। उठते जागते सोते खाते बैठते आपको कुछ भी ध्यान होना चाहिए, आपको कुछ भी पढ़ना है, NCERT। क्यों? क्योंकि इससे बाहर से नहीं आएगा। NCERT बहुत लिमिटेड है, उस लिमिटेड को आपको एक इस लेवल से पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट इस लेवल से याद रखने हैं कि इनसे जो भी क्वेश्चन बनेगा आप कर पाएंगे। NCERT को कितनी बार पढ़ना है? 5 to 6 टाइम्स। 5 से 6 बार NCERT को घोट के पी जाओ। बिल्कुल दिन रात आपसे कोई पूछे ना ये पेज पे क्या है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये इस पेज से, इस चैप्टर से क्वेश्चन बना है। लास्ट चीज, एनालाइज। एनालाइज कब करेंगे? जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपका मेन काम होगा एनालाइज करना। क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है, उसके बाद एनालाइज करना अपने आप को, ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट देता है। जब आप क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको लगता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मुझे आता ही नहीं है, या फिर 4 ऑप्शन है, चलो आंसर तो मुझे आता है, बाकी के ऑप्शन तो मैंने देखे ही नहीं है। जब आप एक क्वेश्चन करते हैं, आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि उसमें से सही कौन सा है, आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी के जो 3 गलत हैं वो गलत क्यों हैं, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इस बार ठीक है आपका ये क्वेश्चन आ गया, आपसे सही हो गया, बट ज़रूरी नहीं है ना जो नीट वाले हैं वो आपको सेम क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन सारे एक जैसे होते हैं, बस क्या होता है जो आंसर आपके अभी नहीं है ना क्वेश्चन का, उस हिसाब से वो क्वेश्चन बिल्ड हो जाता है कि वो आंसर बन जाए।
तो आपको सही आंसर से ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि जो गलत है आंसर वो गलत क्यों है। आप एक कॉपी बनाइएगा, उस कॉपी में बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 4 पार्ट करके जितना भी आप क्वेश्चन करेंगे, जब भी करते हैं, जो भी गलत होता है वो गलत क्यों हुआ, आपकी केयरलेसनेस से हुआ, या फिर आपको वो कंसेप्ट ही नहीं पता था, या आपको वो कंसेप्ट ही नहीं पता था जिससे वो क्वेश्चन होना था, आपको वो फॉर्मूला नहीं पता था, आपको वो एक पॉइंट होता है जो पता होना चाहिए जो आपको नहीं पता था, वो सब आप उसमें नोट डाउन करेंगे और अगली अप्रोच आपकी कैसी रहेगी उस क्वेश्चन के लिए वो नोट डाउन करेंगे। इन दी एंड आपकी एक मिस्टेक नोटबुक बन जाएगी, और मिस्टेक नोटबुक वो होगी जो आपने गलतियां करी होंगी, आपको गलतियां पता होंगी, तो वो गलतियां आप नीट के पेपर में दोहराएंगे नहीं। ये एक आपका बून है नीट प्रिपरेशन में, मिस्टेक नोटबुक, जो कि मैं नहीं बना सकती हूँ, आप ही बना सकते हैं। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं आंसर प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं उसके कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ, बट जो एक एनालाइज करना है ना खुद को, जो एक मिस्टेक अपनी एनालाइज करनी है, वो नोटबुक सिर्फ आप तैयार कर सकते हैं। इंडिविजुअल पर्सन अपने लिए वो नोटबुक तैयार करेगा। तो इसको शुरू कर दो। अब आते हैं हम इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी पर। सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी आप बहुत लोगों की बहुत स्ट्रांग होती है। बायोलॉजी सबसे पहली बात है लेक्चर। लेक्चर 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं, 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं देना है। बायोलॉजी में लेक्चर देखिए, लेक्चर देखते देखते आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी खोल के रखनी है और कुछ A4 शीट्स। आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताएगा आपको, जो आपकी प्रिपरेशन में, आपकी एनसीईआरटी में होने चाहिए। साथ के साथ उन पॉइंट्स को अपनी एनसीईआरटी में, यहाँ इस जगह आपकी स्पेस होती है, यहाँ आपकी स्पेस होती है, यहाँ आपकी स्पेस होती है। किस लिए होती है? ये होती है नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। तो जो भी आप लेक्चर के दौरान पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इसमें आप नोट्स की फॉर्म में बनाएंगे। एनसीईआरटी खुद एक नोट है, एक प्रॉपर नोट है, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होने चाहिए जो कि एक टीचर आपको बताता है। कुछ ऐसा हो गया टॉपिक की बहुत ज़्यादा ही कुछ उसमें लिखने के लिए है, तो आप A4 शीट लेंगे, A4 शीट में टॉपिक के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे जो उसमें होनी चाहिए और एनसीईआरटी में नहीं है, और उस पेज को आप उसी चैप्टर में स्टिक करेंगे। इससे क्या होगा कि अगली बार जब आप एनसीईआरटी खोल रहे होंगे तो वो पूरा आपका एक प्रॉपर गाइड होगा नीट के लिए। आपको इधर उधर नोटबुक में आँख झाँक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी एनसीईआरटी को पढ़ने का। नोट्स ले लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी लेक्चर देख लिया, नोट्स ले लिए, इंपॉर्टेंट सब हाईलाइट हो गया, सब हो गया। इसके बाद आपको पूरी एनसीईआरटी शुरू से लेके आखिरी तक पढ़नी है। पढ़ना ऐसे है कि आपको वो पॉइंट भी कवर हो जो आपने एक्स्ट्रा लिखे हैं, और आपके वो पॉइंट भी कवर हो जो एनसीईआरटी आपको बताना चाहती है। ठीक है, उसके बाद जो वो एक्स्ट्राज हैं उसको अटैच कर दो। जो आपके दिमाग में समझा है, जो एक टॉपिक से आपको समरी मिली है, आपको किस लेवल का उसका समझ आया, वो सब उसके साथ अटैच कर दो। एनसीईआरटी की बुक आपको इतनी मिलती है ना, उसे इतना कर दो, अपने नोट से, अपने एक्स्ट्रा पॉइंट से इतना कर दो। वो होती है एक असली प्रिपरेशन। उसके बाद है क्वेश्चंस। लेक्चर देख लिया, नोट्स ले लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली, एक्स्ट्रा सारे पॉइंट्स हो गए, अब क्वेश्चन लगाना शुरू करो। ऐसे नहीं लगाना है कि आज हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगली में हम क्वेश्चन लगा रहे हैं इसके। नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ो, मिक्स क्वेश्चन करो। आप जितना मिक्स क्वेश्चन करोगे ना, आपको उतनी हैबिट बनेगी एक करेक्ट आंसर ढूंढने की। क्या होता है ना कि एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आपने उसके क्वेश्चन लगा लिए, वो टॉपिक आपने पढ़ा है, उसके क्वेश्चन आप लगा सकते हो। जब इन दी एंड बैठते हो ना और मिक्स क्वेश्चंस करते हो, तो आपको आइडिया लगता है कि अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मुझे याद करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं हुआ है, ये मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, ये नहीं। तो आपको एक एनालाइज होता है खुद का। तो इसलिए क्वेश्चंस करो ऑल्टरनेटिवली। उसके बाद एनालाइज। एनालाइज मैंने आपको बता दिया, मिस्टेक नोटबुक कैसे तैयार करनी है। चाहे उसका कॉन्सेप्ट लिखो, चाहे उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक स्टिकी नोट लगा दो कि मैंने इस कॉन्सेप्ट से ये गलती करी है। एनालाइज करने के बाद क्वेश्चंस लग गए, इसके बाद अब आपको करनी है एनसीईआरटी फिर से रीड। जब आप अब एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे ना, आपको पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्वेश्चन बन सकता है और कितना क्वेश्चन बन सकता है।
ये पॉइंट पे आप परफेक्शन की तरफ जा चुके होंगे। और इस परफेक्शन के बाद आपको क्या करना है, PYQs एंड मॉक। PYQs आप 2012 से लेके 2022 तक के करिएगा, इससे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। मॉक लगाइए, जहाँ से मॉक मिलते हैं वो लगाइए, आपकी परफेक्शन आ जाएगा, आपकी प्रिपरेशन में एक बूस्ट मिलेगा। इससे ज़्यादा बायोलॉजी में आपको कुछ नहीं करना है। अभी हम चलते हैं फिज़िक्स पर। फिज़िक्स में एज यूजुअल सबसे पहले आपको क्या देखना है, लेक्चर। लेक्चर किसी भी ऐसे टीचर का देखिए जिससे आपको समझ आता हो, जिस पे आपको भरोसा हो कि ये मुझे पूरा प्रॉपर गाइडेंस देंगे, तो उसके लेक्चर देखो। लेक्चर देखते हुए फिज़िक्स है इसका मतलब ये नहीं है आपको नोट्स नहीं लेने। फिज़िक्स में ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपको नोट्स लेने चाहिए। आपका प्रॉपर एक नोट तैयार होना चाहिए फिज़िक्स के लिए। उसमें आपके हाईलाइट होने चाहिए की पॉइंट्स, उसमें आपके फॉर्मूलाज होने चाहिए, उसमें आपके जो भी एक्स्ट्राज हैं सब होने चाहिए। जब आपके वो सब तैयार हो जाए, नोट्स तैयार हो जाएं, तो उन नोट्स को रिवाइज़ करो 2 to 3 टाइम्स। 2 से 3 बारी जो आपने लिखा है, जो आपने समझा है, जो आपके फॉर्मूलेज हैं, वो सब रिवाइज़ करो, बोल बोल के रिवाइज़ करो। अब लेक्चर मत देखो। लेक्चर देख के तो आपको समझ आ जाता है, आप नोट्स देखते हैं, अच्छा ये तो मुझे समझ आ रहा है, ये मुझे समझ आ रहा है। जब आप बिना लेक्चर के एक सेल्फ स्टडी के टाइम में उन चीज़ों को रिवाइज़ करते हो तो आपको पता चलता है कि आपको आई हैं या नहीं आई हैं। रिवाइज़ करने के बाद सबसे मेन चीज़ आती है फिज़िक्स में, फॉर्मूला शीट। एक पेपर लो, चैप्टर का नाम लिखो, इस एक पेज पे आपके पूरे फॉर्मूलाज आने चाहिए एक चैप्टर के। जब आप एक एक चैप्टर के साथ अपनी फॉर्मूला शीट बनाते जाएंगे, इन दी एंड आपके पास हर चैप्टर का एक इतना सा समरी होगा। ये जो आप फॉर्मूलेज लिखेंगे, इनके आगे आप जितने भी कीवर्ड्स, जितने भी की पॉइंट्स रख सकते हैं रखिए। 1 से 2 हो जाएं, टेंशन नहीं है, बट इन दी एंड आपके पास एक शॉर्टकट होगा पूरी फिज़िक्स याद करने का। फॉर्मूला शीट बन गई, फॉर्मूला याद कीजिए। नहीं हो पाते हैं कोई फॉर्मूला, कोई बात नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फॉर्मूला शीट सामने रखो, क्वेश्चंस सुनो, क्वेश्चंस देखो, समझो, और फिर उस फॉर्मूला शीट में से देखो कि आपका कौन सा फॉर्मूला उसमें लग पा रहा है, क्या अप्रोच आप उसमें लगा पा रहे हैं। आपको क्वेश्चन करने में बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपकी फॉर्मूला शीट बनी हुई है तो, ज़्यादा नहीं। वो क्वेश्चन करने के बाद एनालाइज एंड एडिशन। एनालाइज एंड एडिशन मतलब एनालाइज आपको करना बता दिया मैंने। जितना भी उसमें से आपकी मिस्टेक हुई है, जो फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो कि 4 फॉर्मूले से बन रहे हैं, 3 फॉर्मूले से बन रहे हैं, वो फॉर्मूलेज आपको नहीं पता है, नहीं पढ़े, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो फॉर्मूला ऐड कर दो अपने नोट्स में। वो फॉर्मूलाज, वो पॉइंट, एक जो छोटा सा ट्रिक होता है ना क्वेश्चन करने का, वो ट्रिक अगर आपको उसमें किसी क्वेश्चन में समझ आ रहा है तो उसको ऐड कर दो। और इसके बाद क्या करेंगे आप, नोट्स रिवाइज। वो नोट्स पूरे प्रिपेयर हो गए, नोट्स पूरे प्रिपेयर हो गए, अब आपका क्या काम रह गया, सिर्फ उनको रिवाइज करना। उनको रिवीजन करने के बाद आप PYQs एंड मॉक लगाएंगे। जब आप उन्हें प्रैक्टिस करने के बाद, पूरे नोट्स रिवाइज करने के बाद PYQs लगाएंगे, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस एरिया से आपका कौन सा क्वेश्चन बना है। ठीक है, ये हो गया फिजिक्स का। अब आते हैं हम केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री हमारी बायोलॉजी और फिजिक्स का मिक्सचर होती है। केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। पता ही आपको। फिजिकल समझ लीजिएगा, जितना आपने फिजिक्स के लिए किया है उतना आपको फिजिकल के लिए करना है। इसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक पर। इनऑर्गेनिक में आपने लेक्चर देख लिया, नोट्स बना लिए, इसके बाद NCERT। इनऑर्गेनिक की NCERT आपके लिए बाइबल है। इनऑर्गेनिक की NCERT आपको एक एक पॉइंट के साथ लर्न होनी चाहिए। जितने उसके ऑर्डर्स हैं, जितना भी उसका मटेरियल है, सब लर्न कर डालो। क्वेश्चन NCERT से ही बनता है। जो ट्रेंड्स हैं सब याद कर दो। एग्जाम्पलर और इसके बैक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, कर डालो उन सबको। क्वेश्चन जो भी एक्स्ट्रा आपको लगता है अटैच कर दो, NCERT में ही अटैच कर दो। कोई ट्रेंड ऐसा है जो एनालाइज किया है आपने कि ये ट्रेंड इसमें नहीं है, मुझे ऐड करना चाहिए, कर दो। इसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपको बहुत दिक्कत आती है क्योंकि आप वो पढ़ते हैं जो आपको ज़रूरत नहीं होती है। लेक्चर देखो, नोट्स लो, नोट्स इसके बहुत प्रिसाइज होने चाहिए।
नोट्स एकदम ऐसे होने चाहिए जिन्हें देखते ही आपको पता हो इन द एंड कि हाँ इससे ये चीज़ है, इससे ये क्वेश्चन बन रहा है। इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर करने। पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पर जाओ। इसमें सबसे ज़्यादा बनते हैं इंटरलिंक्ड क्वेश्चन। मैकेनिज्म से आपकी जो नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन अगर आपको पता है ना, आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म है ऑर्गेनिक के, बिल्कुल खत्म। आप देखते ऐसे टिक मारेंगे। जिसने केमिस्ट्री में टाइम सेव कर लिया ना, वो फिजिक्स बहुत इजीली कर लेगा। केमिस्ट्री से टाइम सेव करके आप फिजिक्स में दे सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। और केमिस्ट्री में आप टाइम कैसे बचाएंगे, जब आपको नेम रिएक्शंस याद होंगी, ट्रेंड्स याद होंगे, फॉर्मूला ये याद होंगे, आप केमिस्ट्री में देखते ही क्वेश्चन टिक कर दोगे। और ऑर्गेनिक तो बहुत ईजी है। ऑर्गेनिक में तो जो आपने पढ़ लिया, मैकेनिज्म बदलेगा नहीं, ट्रेंड्स बदलेंगे नहीं, आपको सिर्फ वो क्वेश्चन ध्यान रखने हैं कि एक दूसरे से वो क्वेश्चंस कैसे लिंक हो रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये नोट्स में लगा दो। अब आप पीवाईक्यूज और मॉक लगाइए। पीवाईक्यूज और मॉक हो गया, आपकी केमिस्ट्री पूरी प्रिपेयर। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको कुछ नहीं करना है, कैसे भी नहीं करना है। ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट है जिससे आपको चलना है एक एक चैप्टर के लिए। इसके बाद इन दी एंड आपको क्या समझ आना चाहिए कि आपके लिए लेक्चर सुनना, उसके बाद नोट्स बनाना, फिर एनसीईआरटी पढ़ना, क्वेश्चंस लगाना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, एनालाइज करना, और वो मिस्टेक नोटबुक आप 5 स्टार लगा लो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कुछ नीट में। वो मिस्टेक नोटबुक इन दी एंड आपके पास होनी चाहिए। नीट में आप 680 छोड़िए, आप 720 में से 720 लाने की हिम्मत रखेंगे। ये आपको 6 चीज़ें करनी है। ये इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये है आपकी नीट की पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा फॉर्मेट कैसे आपको चलना है। इसके बाद आप तैयारी शुरू कीजिए। कैसे भी है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए वो आप मुझसे बोल सकते हैं, लेकिन आप तैयारी में जुट जाइए। आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप लाइक करें, शेयर करें। जिसको भी इस स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है आप प्लीज़ उनके साथ शेयर करें। अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।